एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैं आपके लिए यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूं ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप तक हर वीडियो पहुंच सके, आप अच्छे से वीडियो से अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऑडिटिंग रिपोर्ट के ऊपर एक वीडियो बनाइए, ऑडिटिंग रिपोर्ट के नोट्स दीजिए। तो मैंने टेलीग्राम पर ऑडिटिंग के जो नोट्स थे आपको दे दिए हैं। आज हम करने वाले हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट होता क्या है और इसका जो यूज होता है, इसके टाइप हैं वो क्या क्या हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑडिटिंग रिपोर्ट का जो भी हमारा मीनिंग होता है, तो स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट के मीनिंग से। जब बात करते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट की, तो सबके मन में एक बात आती है कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिटिंग होता क्या है। भी जो ऑडिट रिपोर्ट है इसको कौन देता है, कैसे काम करती है, देख लेते हैं हम। जो भी हमारी ऑडिट रिपोर्ट होती है इज एन इवेल्युएशन दैट प्रोवाइड्स द ऑडिटर्स ओपिनियन। भी इसके अंदर ना पूरा एवेल्युएशन करने के बाद एक ऑडिटर होता है, वो अपने जो ओपिनियन होता है दूसरों के सामने रखता है। इसके लिए ओपिनियन रखता है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए एक जो ऑडिटर होता है वो अपने ओपिनियन देता है और बताता है एवेल्युएशन करने के बाद भी जो भी स्टेटमेंट है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो कितनी कंपेरेबिलिटी है उसके अंदर, मतलब वो कितनी कंपेयर करके बनाई गई हैं। पिछले जो भी हमारे आंकड़े थे या पिछली जो भी स्टेटमेंट थी उनके साथ कंपेयर करके बताता है कि आज वाली जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके अंदर कितनी ज्यादा जो मतलब जो भी कंपनी है कितनी ज्यादा ग्रोथ कर चुकी है। लास्ट की जो भी स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल, उनकी स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करके बताता है अब की बार कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये सारी कंपेरेबिलिटी के अंदर ऑडिटर बताता है। उसके बाद देखी जाती है कि वैलिडिटी। जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो ऑडिटर के द्वारा दी जाती हैं, जो एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ऑडिटर चेक करता है उनको भी ये कितनी वैलिड है, कितनी अप टू डेट है। उनके अंदर ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि ये वैलिड वैलिड है या नहीं है, इनकी वैलिडिटी कितनी है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस ने दी है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, उनकी क्या क्या वैलिडिटी है, मतलब अप टू डेट है या नहीं, उसके लिए एक ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन देता है। उसके बाद बात की जाती है रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी क्या होता है कि हम लोग कितना विश्वास कर सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई हैं, किसके द्वारा एक कंपनी ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हैं उसके ऊपर कितना विश्वास किया जाए। ऑडिटर होता है, इवेल्युएशन करता है, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है, उनको चेक करता है भी जो भी डाटा दिया गया है वो सेम है या नहीं है। जितने भी उनके भी मतलब जितने रजिस्टर होते हैं जिनके अंदर ट्रायल बैलेंस होता है, जितना स्टेटमेंट होती हैं, जितनी कैश मेमो होती हैं, कितनी सेल हुई है, सारी चीजों को चेक करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। ऑडिटर वापस उसी चीजों को चेक करता है और क्या देखता है वो कि इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या देता है, इंडिपेंडेंट वे से क्या देता है, ओपिनियन देता है। किसी दबाव में आके वो ओपिनियन नहीं देता, वो जो भी रियलिटी होती है उसको बताता है कि हम लोग इस स्टेटमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद बात की जाती है एक्यूरेसी की। जो ऑडिटर होता है वो ये देखता है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है वो कितनी एक्यूरेट है, उसके अंदर जो भी मैथमेटिकल काम किया गया है वो कितना एक्यूरेट है। इन चीजों को भी क्या करता है, इनके ऊपर भी ओपिनियन देता है। कौन देता है, ऑडिटर। उसके बाद देखा जाता है कंप्लीटनेस।
कंप्लीटनेस का क्या मतलब हो सकता है? भी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई हैं वो कितनी कंप्लीट है, क्या उनमें कुछ रह तो नहीं गया है जो कंपनी का है, या उसमें कुछ फालतू तो नहीं लिख लिख दिया गया। ऐसी सारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, क्या कंपनी ने ऐसा काम किया था, ये पूरी तरह से कंप्लीट हैं। मतलब जो जो काम एक साल के अंदर एक कंपनी ने किया, क्या वो सारा इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड। उन चीजों को कौन देखता है? ऑडिटर देखता है और अपना ओपिनियन देता है। उसके बाद एक ऑडिटर ये बताता है अपने ओपिनियन के द्वारा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कितनी रेलिवेंस है। मतलब रेलिवेंस का मतलब ये होता है कि जो भी शेयर होल्डर है या बैंक है, जो भी हम लोगों को क्या देता है, क्रेडिट देता है, पैसे देता है, तो इसके अंदर देखा जाता है कि जो भी वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। जब ओपिनियन देता है ऑडिटर की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल रेलिवेंस है, आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, इस कंपनी को क्या दे सकते हो, लोन दे सकते हो। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट होती है एक ऐसा इवेल्युएशन होता है जिसके अंदर एक ऑडिटर अपने ओपिनियन देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी कंपेरेबिलिटी है उसके अंदर, कितनी वैलिडिटी है, कितनी रिलायबिलिटी है, वो कितनी एक्यूरेसी है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कितनी कंप्लीटनेस है और कितनी रेलिवेंस है कि हम लोग उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अपने डिसीजन ले सके। उसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन की। जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो जोसेफ लंकास्टर ने एक जो डेफिनेशन दी है, इसके अंदर बोला गया है रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन एंड कंसीडर्ड फैक्ट। भी जो भी एक रिपोर्ट होती है ना, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है या ऑडिट रिपोर्ट है या कोई भी रिपोर्ट है, उसके अंदर कलेक्शन करके ना सारे डाटे का उसके अंदर कंसीडर किया जाता है सभी फैक्ट के अंदर, ताकि जो भी क्लियर एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो सभी लोगों तक पहुंचाई जाए जो अभी तक उस इंफॉर्मेशन को मतलब गेन नहीं कर सके, जिनको उस इंफॉर्मेशन का अभी तक पता नहीं है, जिनके पास उस चीज के लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट के जरिए जितनी भी हमारी पार्टी होती है जो हमारी कंपनी के लिए इंटरेस्टेड होती है, उन सभी पर्सन तक, उन सभी पार्टी तक हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट के जरिए अपनी जो भी डेटा होता है, स्टेटमेंट होती है, उनके सामने रखते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बोला जाता है या रिपोर्ट बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है। ऑडिट रिपोर्ट किन किन लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है शेयर होल्डर्स की। जब बात करते हैं ना शेयर होल्डर्स की, तो शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, मतलब कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। तो ऑडिट रिपोर्ट के लिए ये लोग क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। इन लोगों के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्या, ऑडिट रिपोर्ट। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, कंपनी के अंदर शेयर खरीदते हैं, कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर चाहते हैं कि वो एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट देखें। अगर ऑडिट रिपोर्ट एकदम अच्छी है, उसकी जो भी कंडीशन है कंपनी की एकदम अच्छी है, प्रॉफिट वाली है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है कंपनी की, कितने फर्नीचर है, कितना पैसा है, करंट लायबिलिटी क्या है, सारी चीज इसके अंदर देखी जाती है। और कंपनी के जो शेयर है उनकी वैल्यू क्या है, मतलब टोटल ओवरऑल चीज होती है जो भी कंपनी के अंदर जो भी एसेट्स होती हैं, जो भी कंपनी की डिपॉजिट होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, सारी एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर फेयरली प्रेजेंट की जाती है। तो शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्या, ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा ये पता करते हैं कि इनको कंपनी के अंदर शेयर खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। अगर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई हेर-फेर है, तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, कंपनी के अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे।
अगर कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्रॉफिट वाली है, तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, शेयर को खरीद लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, डायरेक्टर्स की। जो डायरेक्टर लोग होते हैं उनको क्यों ऑडिट रिपोर्ट जरूरी होती है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। जब बात करते हैं ना डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर कौन होते हैं, जो कंपनी को हैंडल करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कंपनी के लिए, ओवरऑल जो भी ऑपरेशन होते हैं ये हैंडल करते हैं। अगर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है जो, वो बिल्कुल ही क्या है, निकम्मी है, बिल्कुल गलत है, जिसके अंदर ना तो कोई प्रॉफिट आ रहा, मतलब बहुत ज्यादा खराब जो कंपनी की सिचुएशन है, जो इमेज है बहुत ज्यादा खराब है। तो क्या करेंगे डायरेक्टर, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे, अलग अलग डिसीजन लेंगे, ताकि जो भी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको इंक्रीज किया जा सके। अगर कंपनी की जो सिचुएशन है, कंपनी का जो फंड है, कंपनी की एसेट्स हैं, कंपनी की जो लायबिलिटी हैं वो कम है, और कंपनी के पास एसेट्स भी ज़्यादा हैं, कंपनी के पास पैसा भी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे डायरेक्टर लोग, उसी ही स्ट्रेटजी को क्या करने लग जाएंगे, फॉलो करेंगे, और उसमें जो भी छोटे-मोटे चेंजेस है उनको इंक्लूड करेंगे। के बाद बात आती है इन्वेस्टर्स की। जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बोलते हैं इन्वेस्टर। जो हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, जैसे शेयर होल्डर होते हैं ऐसे इन्वेस्टर होते हैं। बात एक ही है, थोड़ा मतलब इनमें मैंने डबल ऐड कर दिया है। तो अगर कंपनी की जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या ऑडिट रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है, तो कंपनी के अंदर क्या करेंगे, इन्वेस्टर पैसे लगाएंगे। अगर कंपनी की स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, कंपनी की जो भी लायबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएँगे, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी ज़्यादा है, वो कभी भी डूब सकती है। तो इसलिए इन्वेस्टर को भी क्या होती है, हेल्प होती है ऑडिट रिपोर्ट से, कि वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। उसके बाद बात आती है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन लोग होते हैं, जो कंपनी को उधार पे माल देते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्रेडिटर। अगर कंपनी की सिचुएशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है, तो क्या करेंगे, ये क्रेडिट दे देंगे, उधार पे माल दे देंगे। अगर कंपनी की स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो ये क्यों देंगे भाई, अपना पैसा क्यों डुबोएंगे। तो ये क्या करेंगे, इनको कंपनी को माल नहीं देंगे। इसी तरीके क्या होता है कि गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट लेती है किस चीज के अंदर, जो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट आती है उसके अंदर। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना होता है, बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह बनानी होती है हर कंपनी के लिए, या क्या करना होता है, गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, कौन से टैक्सेशन ऑफिसर, उनको क्या करना होता है, पैसा लगाना होता है। और कई बार क्या होता है, कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको अच्छे लोन दे देती है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं। ठीक है, जो एक्सपोर्ट करती हैं ज्यादातर, उनको अच्छा लोन दे देती हैं। अगर कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर कोई हेर फेर नहीं है, तो जो गवर्नमेंट है अच्छे से क्या करेगी, उस कंपनी को मतलब स्कीमें निकालेगी उनके लिए। और टैक्सेशन ऑफिसर होते हैं हमारे, जो टैक्स लगाते हैं, वो भी इंटरेस्ट रखते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट पे, क्योंकि कंपनी कम से कम टैक्स को पे करना चाहती है। ठीक है, टैक्सेशन ऑफिसर क्या करते हैं, ऑडिटिंग रिपोर्ट को चेक करते हैं कि क्या जो भी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके अंदर कोई हेर फेर तो नहीं की उन्होंने, क्या अपनी जो भी प्रॉफिट है, जो भी इनका गेन किया है इस साल, उसके अंदर कोई ना कोई कमी करके इन्होंने मतलब प्रॉफिट को कम तो नहीं कर लिया टैक्स बचाने के लिए। तो इसलिए जो टैक्सेशन ऑफिसर होता है वो भी ऑडिटिंग रिपोर्ट को अच्छे से चेक करता है, और देखता है उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी मिलती है तो क्या करते हैं, टैक्सेशन ऑफिसर प्लंटी लगा देते हैं। ठीक है, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी होती है, ठीक होती है, तो इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते बार बार टैक्सेशन ऑफिसर भी, क्योंकि इनको पता है कि हर बार ये कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं फेयर होती हैं, इनको छेड़छाड़ करने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, जो चोरी करते हैं टैक्स की उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं टैक्सेशन ऑफिसर। उसके बाद बात करते हैं इम्प्लॉइज। जो इम्प्लॉइज होते हैं कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है, कंपनी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो
इनका भी जो इंटरेस्ट होता है ना, ऑडिटिंग रिपोर्ट जब आती है तो इनका इंटरेस्ट होता है ना, तो ये भी क्या करते हैं, ऑडिटिंग रिपोर्ट को देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि इनको अपना क्या लेना होता है, बोनस लेना होता है। ठीक है, इनको अपनी सैलरी क्या करवानी होती है, इंक्रीज करवानी होती है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी ऑडिटिंग रिपोर्ट है अच्छी आई है, तो ये क्या करेंगे, डिमांड करेंगे किस चीज की, अपने बोनस के लिए, अपनी इंक्रीजमेंट के लिए, कि हमारी जो सैलरी है इंक्रीज की जाए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी नहीं है तो कई बार इनको भी सुनने को मिल जाती हैं अपने बॉस से, क्योंकि इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया होता और कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या प्रॉफिट है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। तो इसलिए ये भी इंटरेस्टेड होते हैं किसके लिए, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, ऑडिट रिपोर्ट होती है। उसके बाद बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी बैंक होता है, वो भी क्या होता है, ऑडिटिंग रिपोर्ट लेता है। सबसे पहले किसी भी कंपनी की भी तेरी ऑडिटिंग रिपोर्ट दिखा दे 4-5 साल की, अगर तूने हमारे से लोन लेना है। मतलब कोई भी कंपनी को ऐसे ही लोन नहीं मिल जाता, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां भी हो सकती हैं। तो एक अच्छी ऑडिटर के द्वारा, एक अच्छे ऑडिटर के द्वारा जो भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको ऑडिट करने के बाद, ऑडिटिंग के बाद ही बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है किसी भी कंपनी को। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल स्टेबल है या इंक्रीजमेंट है, तो ही बैंक है क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकते हैं, नहीं तो लोन वगैरह कंपनी को भी नहीं मिलता। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, या जो भी एक ऑडिटर के द्वारा ओपिनियन दिए जाते हैं, वो क्या क्या ओपिनियंस हो सकते हैं, क्या क्या एक टाइप हो सकते हैं, मतलब ऑडिटर के द्वारा जो भी रिपोर्ट के ओपिनियन दिए जाते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है क्लीन या अनक्वालिफाइड, दूसरे नंबर पे आएगा क्वालिफाइड रिपोर्ट, तीसरे नंबर पे आएगा मॉडिफाई रिपोर्ट, चौथे नंबर पे आएगा एडवर्स रिपोर्ट, पांचवें नंबर पे आएगा डिस्क्लेमर रिपोर्ट। ये ओपिनियन होते हैं 5 टाइप के, जो एक ऑडिटर के द्वारा एक कंपनी के लिए दिए जाते हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एवेल्युएशन करने के बाद। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है क्लीन या अनक्वालिफाइड ओपिनियन या रिपोर्ट की। तो सबसे पहले क्लीन रिपोर्ट कौन सी होती है, जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती, नो रेजिवेशन, मतलब किसी भी प्रकार की रिवर्सिवेशन करने की जरूरत नहीं होती, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसको, ऑडिटर को। एकदम फेयरली पिक्चर होती है ना जो कंपनी की, उसको प्रेजेंट किया जाता है, जितनी भी स्टेटमेंट होती है ना सारी की सारी इंक्लूड की जाती हैं, और सारा का सारा जो भी कैलकुलेशन होता है एकदम सही होता है, बिना किसी छेड़छाड़ के। जो भी कंपनी है अपनी जो पोजीशन है उसको फेयरली क्या करती है, लोगों के सामने प्रेजेंट करती है, उसको बोलते हैं क्लीन या अनक्वालिफाइड ओपिनियन या रिपोर्ट। इसके लिए जो हमारे ऑडिटर साहब होते हैं वो क्या कर देते हैं, क्लीन चिट इनको दे देते हैं, अभी बिल्कुल ही सारी की सारी स्टेटमेंट एकदम अच्छी हैं, आप लोग जितने भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या कोई भी लोन देने वाले हो, इस कंपनी को लोन दे सकते हो। एक क्लीन चिट दे दी जाती है, जो भी रिपोर्ट होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, फेयर पिक्चर होती है एक कंपनी की, चाहे उसके अंदर लॉस हो या प्रॉफिट हो वो बात अलग है, पर कंपनी अपनी ओर से सारी जो स्टेटमेंट होती हैं बिना किसी घपले के, बिना किसी छेड़छाड़ के प्रेजेंट करती हैं, उसको बोलते हैं अन क्लीन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। उसके बाद देखते हैं कि जो भी हमारी क्लीन रिपोर्ट होती है ना, क्लीन या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, कब हम लोग मान सकते हैं कि जो भी ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दी है या जो भी कंपनी की क्लीन रिपोर्ट है उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितनी भी आज तक मतलब 1 साल के अंदर जितनी भी क्या होती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, चाहे सेल है, परचेजिंग है, एसेट्स खरीदी है, लाइबिलिटीज है, या कोई फर्नीचर खरीदा है, मशीन खरीदी है,
जो भी हम लोगों ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, इंक्लूड की जाती हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारी की सारी चीजें इंक्लूड हैं तो नंबर 1 कंडीशन है जो क्या कर ली गई है, फॉलो कर ली गई है। उसके बाद नंबर 2 पे जो 3 हमारे जर्नल स्टैंडर्ड होते हैं ना गैप के, जो हमारे गैप के प्रिंसिपल होते हैं उनमें से 3 चीजों को तो फॉलो करना ही करना है। बाकी का नहीं बोला, इसमें 3 चीजें को फॉलो करना है। जो भी हमारा बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न, मतलब लंबे टाइम तक चलाने के लिए जो भी बिजनेस है वो होना चाहिए हमारा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है हमारी लंबे टाइम के लिए होनी चाहिए। पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी उनके अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए कि पिछले टाइम में ये था हमारा स्टॉक और नई में ये है, और उसको कंपेयर करके भी बताया हो उसके अंदर। ठीक है। अक्रूवल बेसिस, मतलब जो भी एक साल के अंदर जो भी हमारी इनकम अक्रूवल हुई है या जो भी हमारी सेलिंग से पैसे हैं सारी चीज इसके अंदर क्या की जानी चाहिए, मेंशन की जानी चाहिए। उसके बाद क्या बात आती है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बात आती है जिसके अंदर बताया जाता है, कंसिस्टेंसी का मतलब पता क्या होता है, कंसिस्टेंसी इसके अंदर कंसिस्टेंसी का जो प्रिंसिपल है यूज किया जाना चाहिए। मतलब हर बार क्या करनी चाहिए, जो भी एक अकाउंटिंग सिस्टम है ना, जो भी अकाउंटिंग मेथड को यूज किया गया है हर बार उसी मेथड को यूज करना है। ऐसा ना हो कि अब की बार लिफो फिफो कर लिया, अगली बार कोई और कर लिया। मतलब जो भी मेथड यूज करते हैं ना हर साल उसी मेथड को यूज करना चाहिए। अगर हम लोगों ने क्या किया, 2 महीने एक मेथड यूज कर लिया, अगले महीने कोई और मेथड यूज कर लिया, मतलब किसी भी प्रकार की यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है। हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग मेथड का यूज करके जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको मैनुपुलेट किया है। तो मतलब हम लोगों ने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की है, या हम लोगों ने क्या किया है, हमारे प्रॉफिट है ज्यादा बढ़ा के दिखा दिए, या हम लोगों ने प्रॉफिट है कम करके दिखा दिए ताकि शेयर होल्डर को ज्यादा जो उनका हिस्सा है ना देना पड़े और टैक्स से भी बचा जा सके। इसलिए जो भी मेथड यूज किए जाते हैं अकाउंटिंग मेथड उसको एकदम कंटिन्यू रखना चाहिए, कंसिस्टेंस रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए, हर साल उन्हीं को यूज करना चाहिए। और जो भी एविडेंस मिले हैं ना, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों को मिली है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर सफिशिएंट एविडेंस देने चाहिए। जो भी डाटा कलेक्ट किया है ना उसके सबूत होने चाहिए भी, इतनी देखो हमने सेल की है ना, तो हमारे पास सेल के जो भी वो बोलते हैं ना सेल की चिट वगैरह या रिसिप्ट वगैरह वो होनी चाहिए। जो भी एक डायरी होती है जिसके अंदर देखते हैं भी आज इतना माल सेल हो गया, आज इतना हो गया, मतलब जो भी हमारा रोजाना मंचा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज बोलते हैं, वो सारी चीज हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जितने भी गैप के प्रिंसिपल्स हैं ना वो सारे के सारे फॉलो किए होने चाहिए। मतलब जर्नल एक्सेप्टेड जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना गैप वाले, वो सारे के सारे यहाँ पर फॉलो किए होने चाहिए। अगर कोई कंपनी क्या मांगती है, क्लीन चिट मांगती है, क्लीन रिपोर्ट चाहती है अपनी, उसके बाद जो भी हम लोगों ने क्या किया है, जितने भी अ, मतलब जितनी भी स्टेटमेंट हम लोगों ने दी है ना वो सारी की सारी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होनी चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन या मतलब ऐड नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी डाटा बिल्कुल फेयरली हम लोगों को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। उसके बाद बात करते हैं मॉडिफाई रिपोर्ट की। मॉडिफाई रिपोर्ट क्या होती है, ये थोड़ी अनक्वालिफाइड से थोड़ी सी कम होती है, मतलब इसके अंदर थोड़ी कमी होती है मॉडिफाई के अंदर। तो देख लेते हैं क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, मतलब जो भी हमारी ऑडिटिंग ऑडिटर होता है वो मॉडिफाई रिपोर्ट देता है, वो बोलता है कि थोड़ी अभी कमी है। ठीक है। इसके अंदर या तो कोई एक गैप का प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया होता, ठीक है, थोड़ी मतलब या तो मटेरियल अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब अगर ऑडिटर है कंपनी के अंदर क्या कर रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है, कंपनी अच्छी है बिल्कुल, लेकिन क्या है कि देर होगी किसी जो भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, डायरेक्टर काम कर रहा है या जो भी कंपनी का मैनेजर था, उसको थोड़ा टाइम लग गया क्या करने के लिए,
भी वो अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, उसको उसके असिस्टेंट्स लोग हैं जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, वो अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दे सके, तो क्या करता है ऑडिटर उसको मॉडिफाई रिपोर्ट बोल देता है। अभी सारी रिपोर्ट ठीक है पर थोड़ी इसके अंदर अभी कमी है, उस कमी को धीरे-धीरे अगर कंपनी पूरी कर ले तो इसको क्लीन चिट दी जाती है। मतलब इतनी गुड रिपोर्ट नहीं होती किससे जो भी हमारी क्लीन रिपोर्ट होती है ना, जो मॉडिफाई रिपोर्ट होती है, जो क्लीन रिपोर्ट होती है ना, उससे थोड़ी कम होती है, थोड़ी इनकम्प्लीट होती है और अनक्वालिफाइड नहीं होती, ये क्वालिफाइड होती है। मतलब इसके अंदर थोड़ी कमी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस ही बेकार है या बिजनेस किसी कमी में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो क्या करते हैं, जो भी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, उनको अभी ट्रांसपेरेंट नहीं कर पाते, एक ऑडिटर के सामने उनको अभी तक नहीं प्रोवाइड कर सकते। और ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर अपनी क्लीन चिट को नहीं देता, वो बोलता है पहले मुझे ये डाटा प्रोवाइड करो, अगर आपको क्या करना है क्लीन रिपोर्ट लेनी है। उसके बाद बात करते हैं एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट क्या होती है, इसके अंदर ना हम लोगों के जो गैप के प्रिंसिपल होते हैं उनको फॉलो ही नहीं किया जाता, और क्या होता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होती है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, मतलब फालतू की इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं जिनका यूज ही नहीं है। जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो और भी लोग होते हैं ना, जिन्होंने क्या लेना होता है, एक कंपनी के लिए डिसीजन लेना होता है कि कंपनी को लोन दिया जाए बैंक के द्वारा या ना, कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जाए कंपनी के द्वारा या ना, या कंपनी के अंदर शेयर परचेज किए जाएं या ना। तो गैप के जो प्रिंसिपल हैं इसके अंदर फॉलो नहीं होते। दूसरी बात, इसके अंदर जो मिस स्टेटमेंट को इंक्लूड किया जाता है, मतलब टाइम खराब करने वाली बात है हमारी। तो ऐसा डाटा हमें चाहिए ही नहीं था जैसा उस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो इस गैप को क्या करना है, फिल करना है। उसके बाद क्या मिलेगी, हम लोगों को एक क्लीन रिपोर्ट मिलेगी। तो उसको बोलते हैं एडवर्स रिपोर्ट, जो एक ऑडिटर के द्वारा कब दी जाती है, जब ना तो गैप के प्रिंसिपल फॉलो किए जाते, और जो भी मटेरियल दिया जाता है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होती हैं जिनका कोई भी यूज नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं डिस्क्लेमर रिपोर्ट। डिस्क्लेमर रिपोर्ट कौन सी होती है, ऐसी रिपोर्ट होती है जिसके अंदर ओडीटी, ओडीटी मतलब कंपनी, जो ऑडिटर को क्या कर देती है, इंडिपेंडेंट, लेक ऑफ इंडिपेंडेंट और मटेरियल कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड ओडीटी। जो कंपनी होती है वो क्या करती है, ऑडिटर को सफिशिएंट डाटा नहीं प्रोवाइड कर सकती, इनसफिशिएंट डाटा देती है। जो भी मटेरियल देती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो ना तो कॉन्फिडेंस से दे रही भी ऐसा है या नहीं ऐसा है, वो इनसफिशिएंट डाटा होता है, इनएप्रोप्रिएट डाटा होता है। मतलब उसका ना बिल्कुल ही काम खराब है, उस कंपनी का फ्रॉडिया कंपनी है वो, बिल्कुल उसकी सिचुएशन है जो बिल्कुल नीचे आ चुकी है, और इनकम्प्लीट डाटा है। भाई जो भी उसके अंदर कंपनी में काम कर रहे हैं ना एम्प्लॉय या असिस्टेंट्स या मैनेजर, वो डाटा प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, पूरा इनकम्प्लीट डाटा दे रहा है। इनकम्प्लीट डाटा से एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एक कंपनी की पोजीशन का पता नहीं लगा सकता। इनकम्प्लीट डाटे से ना ही किसी का डिसीजन लिया जा सकता। अगर ये अकेला प्रॉफिट प्रॉफिट बता दे किसी कंपनी का, एक मैनेजर की मेरी कंपनी का प्रॉफिट इतना है, लेकिन लायबिलिटी और लोन ना बताए कि मैंने लाखों करोड़ों का लोन ले रखा है, नीरू मोदी जैसे भाग गया, ठीक है, ऐसी कंपनी भागने वाली हो और लोगों को कह रही है कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो एक ऑडिटर वहां पर ओपिनियन देता है कि डिस्क्लेमर, भाई बच के रहना, ये लोग आपको ठगने वाले हैं। ठीक है, वहां पर क्या करता है, डिस्क्लेमर जो रिपोर्ट है उसको दे देता है कंपनी को कि भाई आपका जो डाटा है, मटेरियल है, फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनसफिशिएंट है, इनएप्रोप्रिएट है, बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। कोई भी एविडेंस है जो आपका मेरे को सच नहीं लग रहा, सब कुछ आप लोग छिपा रहे हो, और मैं आपको डिस्क्लेमर जो रिपोर्ट है दे रहा हूँ, आपको क्लीन चिट नहीं दे रहा। ठीक है, बिल्कुल ही जो अनसर्टेनिटी होती है, सफिशिएंट डाटा प्रोवाइड नहीं करते, तो क्या होता है, उस टाइम पे जो कंपनी की पोजीशन होती है बिल्कुल एक डाउन लेवल पे होती है,
या वो कंपनी दिवालिया निकलने वाला होता है उस कंपनी का, जिस टाइम डिस्क्लेमर रिपोर्ट दी जाती है। अब बात करते हैं एडवांटेज की, कि एक ऑडिट रिपोर्ट के जो एडवांटेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं। भी जो भी ऑडिट रिपोर्ट होती है ऑडिटर के द्वारा अपनी नॉलेज के द्वारा चेक की जाती है। ऑडिटर बहुत ज़्यादा मतलब सीए वगैरह की होती है, जिन लोगों ने ऑडिट करते हैं वो क्या करता है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से खंगालते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को और बताते हैं कि ये इंफॉर्मेशन रिलायबल आती है ऑडिटिंग रिपोर्ट से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिसीजन लेने में हेल्प करती है बहुत सारे लोगों की, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बैंक जो लोन देना चाहते हैं, ठीक है, टैक्सेशन ऑफिसर जो टैक्स लगाना चाहते हैं, एम्प्लॉय जो बोनस लेना चाहते हैं, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। उसके बाद बात करते हैं इम्प्रूविंग गुडविल। जिन कंपनी की क्या करते हैं, जिस कंपनी की क्या होती है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको ऑडिट करवाया जाता है, तो उनकी कंपनियों की गुडविल अच्छी होती है। लोगों को पता है कि इस कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिल्कुल फेयर होती हैं, इसके अंदर कोई भी मतलब ऊंच नीच नहीं है, मतलब जो भी कंपनी की पोजीशन है अच्छी पोजीशन बताई जाती है, फेयर पोजीशन इसके अंदर दी जाती है। उसके बाद बात की जाती है कि जो रिड्यूस करती है इंटरवेंशन किस चीज की, गवर्नमेंट की। जब बात करते हैं ना हम लोग ऑडिट करवा लेते हैं अपनी कंपनी की रिपोर्ट, तो अपनी कंपनी की फेयर पोजीशन सामने आ जाती है, तो कंपनी के अंदर ना जो भी काम होते हैं उनके अंदर भी इंटरवेंशन कम हो जाती है कंपनी के लिए गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इन लोगों ने हर बार अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको क्या करते हैं, ये लोग ऑडिट करवाते हैं और फेयर पिक्चर लोगों के सामने रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, अट्रैक्टिव किया जा सकता है ऑडिटिंग रिपोर्ट से किनको, जो भी स्किल्ड पर्सन होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनकी कंपनी की जो भी ग्रोथ है बहुत अच्छी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उनसे पता चल जाता है, रियल का पता चल जाता है, फेयर पिक्चर का पता लग जाता है कि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अच्छी है। जिस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट है जो गुड होती है ना, तो लोग उसमें काम करना पसंद करते हैं। स्किल्ड एम्प्लॉइयों को क्या किया जा सकता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके बाद इजी गेट टू लोन, लोन भी आसानी से मिल जाता है। बैंक वाले पैर पकड़ते हैं, भाई हमारी बैंक से लोन ले लो, कंपनी वालों के मैनेजरों के पैर पकड़ते हैं, भाई मेरे जो बैंक से लोन ले लो आप, क्योंकि उनको पता है इन कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट है बहुत हाईएस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ऑडिटिंग रिपोर्ट के अंदर जो फेयर पिक्चर ही हमेशा क्या की जाती है, प्रेजेंट की जाती है किसी भी कंपनी की। उसके बाद बात करते हैं लिमिटेशन की। वेरी कॉस्टली, भाई ऑडिटर होता है ना ऐसे तो काम करता नहीं है, इतना दिमाग खराब करता नहीं है अपना, क्लीन चिट भी देनी होती है उसको, और भी मतलब अपने ओपिनियन देने होते हैं। बहुत सारे लोगों का जो भी फैसला होता है ऑडिटिंग रिपोर्ट के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो वेरी कॉस्टली होती है ऑडिटिंग रिपोर्ट बनवाना, क्योंकि जो भी सीए वगैरह करते हैं वो दूसरों की कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए जाते हैं, वो कंपनी से चार्जेस करते हैं, पैसे लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वेरी कॉस्टली होती है, बहुत सारी काम छोड़ने पड़ते हैं हर असिस्टेंट्स को, हर एम्प्लॉय को। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इसको देनी पड़ती है, ऑडिटर को देनी पड़ती है, तो काम भी खराब होता है, बीच में काम भी रुक जाता है कई बार जब ऑडिटिंग की जाती है। साथ में क्या होता है, वेरी कॉस्टली होती है, सीए वगैरह जो भी ऑडिटर होते हैं उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। भी जो भी ऑडिटिंग रिपोर्ट है ना वो एक बार तो हम लोग क्या कर देते हैं, ठीक करके दे देते हैं। फोरकास्टिंग में हमें आने वाले टाइम में थोड़ी पता है भी ये कंपनी का पैसा डूब जाएगा या ये कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। एक बार तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार ये होता है कि जो ऑडिटर हैं उनको थोड़े पैसे ही खिसका देती है कंपनी, बोलती है अच्छी रिपोर्ट दे दो, क्लीन चिट दे दो हमें। तो वो ऑडिटर क्लीन चिट दे देता है किसी ना किसी लूप होल्स को क्या करके, कोई ना कोई जो गैप्स की कमियां हैं उनको फॉलो करके क्या कर देता है, हमारी जो क्लीन चिट है प्रोवाइड कर देता है। जिसके लिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्टिंग नहीं कर पाते कि ये कंपनी कितने ऊपर जाने वाली है या एकदम से गिरने वाली है। उसके बाद बात करते हैं विंडो ड्रेसिंग की।
भी हम लोग क्या करते हैं, जितने लूप होल्स होते हैं गैप्स के, उनको फॉलो करके हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। उसके बाद बात आती है परफेक्ट नॉलेज, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। भी कई बार क्या होता है, हमारे पास ना नॉलेज की कमी होती है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको ऑडिटिंग रिपोर्ट के बारे में पता ही नहीं होता, चेक ही नहीं करनी आती। तो ऑडिटिंग रिपोर्ट के अंदर क्या दिया है क्या नहीं दिया, तो इस तरीके से वो क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज ना होने के कारण क्या होता है, कमी आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं डिले, डिले हो जाती है। कई बार क्या होता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है वो आती नहीं है ऑडिटिंग रिपोर्ट के अंदर, तो उनका जो भी रेगुलर वर्क होता है ना कंपनी का, वो क्या होता है, इससे इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कंपनी के जितने भी बंदे हैं वो क्या करने लग जाते हैं, ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के लिए अपना काम छोड़ देते हैं, और कंपनी का जो भी रेगुलर वर्क होता है वो उसके अंदर कोई ना कोई कमी आ जाती है। उसके बाद बात आती है ना वही, होनेस्ट ऑडिटर हमें कम मिलते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, कंपनी 5-10 हज़ार रुपया खिसका देती है, 50 हज़ार रुपया खिसका देती है बड़ी कंपनी, और ऑडिटर क्या करता है, एकदम से ऑडिटिंग रिपोर्ट को क्लीन चिट में बदल देता है। किसी ना किसी जो कमियां होती है ना हमारे गैप्स की, प्रिंसिपल्स की, उन कमियों को, और जिससे किसी को भी नहीं पता लगता कि ये जो कंपनी है ये लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है, या इसका कितना प्रॉफिट है, या टैक्सेशन ऑफिसर को भी कभी कभी पता नहीं लगता कि इस कंपनी के ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए या कितना नहीं, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को बिल्कुल कम करके टैक्सेशन ऑफिसर के सामने शो कर देती हैं, और अपने एम्प्लॉयज के आगे भी शो कर देती हैं, उनको भी बोनस नहीं देना पड़ता फिर। उसके बाद क्या बात आती है, टाइम कंज्यूमिंग। भाई जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं इसको खंगालना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक कंपनी का ऐसा करवाते 2-4 महीने ऐसा लंबा प्रोसीजर चलता है कई कंपनियों का इसके लिए, ऑडिटिंग करवाने के लिए। उसके बाद इसका जो कंक्लूजन है क्या निकलता है कि ऑडिटिंग रिपोर्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ऑडिटर के द्वारा ओपिनियन दिया जाता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा, मतलब किसी के दबाव में आके नहीं देता, वो पूरी कंपनी को एग्जामिन करता है, उनके ऑपरेशन देखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के बाद एक डिसीजन लेता है जिसको बोला जाता है ओपिनियन। ओपिनियन के अंदर वो बताता है कि ये कंपनी की जो स्टेटमेंट है वो कितनी रिलायबल है, कितनी रेलिवेंस इंफॉर्मेशन है, कितनी कंप्लीटनेस है, ये सारी बातों के इसके अंदर बताता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है अच्छे से समझ आ गई होगी। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके क्या क्या टाइप होते हैं, किन किन लोगों के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, इसकी एडवांटेज क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अच्छी अच्छी पीडीएफ्स ले सकते हो। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।